सोमा जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी है आपके प्रोग्राम से जुड़कर। ये बताइए कि संगीत के क्षेत्र में लगातार आप एक विशेष पहचान बनाती जा रही हैं। हमारे श्रोताओं के समक्ष आपने बहुत सारी प्रस्तुतियां दी हैं। भोपाल आकर आपको कैसा लग रहा है और ये अनुभूति किस रूप में बयां करना चाहती हैं? भोपाल से तो मेरा बहुत सालों का लगाव है और सालों से जुड़ी हुई हूँ। बनारस में थी, मेरा पहला कॉन्सर्ट भोपाल के भारत भवन में ही हुआ था। अरे वाह! और लगातार भी आती रहती हूँ, जूरी में हूँ, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, और प्रोग्राम भी किया है। मुझे ये शहर बहुत अच्छा लगता है। क्या बात! और ये सचमुच एक रॉयल सिटी है और संस्कृति की जो यहाँ पर प्रोत्साहन, कला, ये तो बेजोड़ है। मुझे लगता है खाली भोपाल ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश एक बेजोड़ संस्कृति के हिसाब से है और वही मुझे खींचती है। ग्वालियर, जिन हमारे ईश्वर तानसेन, संगीत के देवता, वो वहाँ जन्म लिए हैं। भारत का जो हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश, वो अपने आप में बहुत अनूठा है और राजधानी भोपाल का भी जवाब नहीं है। सोमा जी, संगीत की यात्रा आपने काफ़ी लंबे समय से तय करती आप आ रही हैं। आपने विविध मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आने के पीछे वजह क्या रही? ये तो चुन के आता है ऊपर से, किसको क्या बनना है। और मुझे मेरी माँ की पूरा सहारा मिला इस बारे में, पूरा फुल सपोर्ट मिला। मेरी माँ एक विदुषी रही, बहुत बड़ी गायिका रही सीनिया घराने की बनारस में। तो उन्होंने मुझे बचपन में तो बच्चों को कहते हैं पेड़ को जैसे फेंसिंग लगा के रखना पड़ता है, उसी तरह से तो हम लोग 5 भाई बहन, लेकिन मेरी ही आवाज़ थी। और मेरी माँ बहुत स्टूडेंट्स को सिखाती थी और उसमें मुझे गोद में बैठ के, तो वहीं से तालीम शुरू हो गई, एक रुझान पैदा हो गई। और साहित्यिक परिवेश मेरे घर पे मिला। मेरे दादाजी पंडित हरिहर शास्त्री जी, जो BHU के संस्कृत और पाली के पहला प्रोफेसर थे। मेरी दादी भी कविता बहुत अच्छी लिखती थी, माँ भी लिखती थी। तो पूरा साहित्य और संगीत तो मिला हुआ है, तो वो हमको विरासत में जन्म से ही मिला। और इस तरह से मेरी माँ बोलती कि रोज़ रियाज करो, हम हमारी पसंदीदा सब खाना वो बना के खिलाएगी। तो इसी लोभ में पहले गाते थे और धीरे धीरे वही मेरी ज़िंदगी बन गई। हाँ, मतलब शुरुआत तो आपकी खेल खेल में हुई और लेकिन बाद में कब आपको महसूस हुआ कि अब मुझे बस यही प्रोफेशन अपनाना है और इसी फील्ड में जाना है? ये तो कब हो गया ये मुझे याद नहीं है। अचानक हो गया, धीरे धीरे, जैसे भगवान शिव को मैं मानती हूँ। हाँ। और ये शिव और संगीत एक हो गया कब, ये पता नहीं चला। तो सोमा जी, आपको क्या लग रहा है कि संगीत के क्षेत्र में लगातार भारत ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कदरदान लगातार आगे आ रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि अब दुनिया के कोने कोने से भारतीय संगीत को सुनने के और सीखने के ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ये कितना सुखद संकेत है? देखिए, हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारी विरासत बचे। मंत्री कल्चरल मिनिस्टर मध्य प्रदेश की उषा जी, वो भी बहुत चाहती है। लेकिन एक लेकिन है, क्योंकि कुछ भी शिक्षा संस्कार शुरू होती है घर से। हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि बच्चों में वो नींव डाले शुरू से ही। जी। हर माँ बाप आजकल चाहते कि वो रियलिटी शोज़ में जाए, तालीम अधूरी रह जाती है। नाम हो जाता है, पैसा भी मिलने लगता है, यहाँ पर एक कमी है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे जो कलाकार हैं भारत शास्त्रीय संगीत के, वो विदेश चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको सपोर्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल पा रहा है। इस पर हम लोग को बहुत जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इनके साथ हूँ ना, मुझे तो सब कुछ मालूम है। सरकार चाहते हैं, लेकिन हमें अपने हम वो तो आपको फिट नहीं करा सकते ना। हम हर घर के माता पिता का भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस पे लगा। जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं 20,000 बच्चों के साथ 2 साल में इंटरेक्शन किया है और वो सब बच्चे चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उसको दिया नहीं जाता है। अगर श्रोता नहीं होगा तो कलाकार बचेगा कैसे, कला कैसे बचेगी? तो श्रोता बनाना बहुत ज़रूरी है। और आपने अभी पूछा था ना मुझे उस प्रश्न की, कैसे आपको पता चला कि क्या आप इतना बड़ा कलाकार। उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। इसी उज्जैन में मध्य प्रदेश के मेरे सदगुरु मौनी बाबा जी रहते थे, जिन्होंने मुझे ये लक्ष्य दिखाए। जब मैं पहली बार शादी होके आई थी, मेरे सास के गुरु थे। अच्छा। और कि मैंने गाना सुना, तब मुझे पता नहीं था कि मैं एक बड़ी कलाकार बनूंगी। उन्होंने इशारा, वो बात नहीं करते थे, उन्होंने इशारा से दिखाया कि ये
मैंने आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची जाएगी। और वहीं से मैंने सपना देखना शुरू कर दिया और लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश। क्या बात है। सोमा जी, आप उस घराने से आती हैं जिसे बनारस घराना कहा जाता है, और बनारस घराने की पहचान दूर दूर तक है। इसकी मिठास और इसकी खुसूसियत को सब समझते हैं, जानते हैं। आप खुद क्या कहना चाहती हैं इस घराने को लेकर? बनारस तो हम तो जो कहते कहते बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब कहते थे कि बनारस तो बना हुआ रस है। वाह। चाहे वो गायकी बोलो, गायकी की अदाई को बोलो, चाहे नृत्य बोलो, शहर बोलो, सब में एक रस टपक रहा है। और जितना आप रस को पी सको और महसूस कर सको और आत्मसात कर पाओगे। आज भी वही कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि एक अथाह है बनारस की गायकी। क्योंकि बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब जब मेरी ठुमरी सुने थे पहली बार स्टेज से, तो इन्होंने यही कहा था कि हमारे पुराना रसूलन बोल रही इसकी आवाज़ में। क्या बात है, क्या बात। तो उनको वो रस मिला था मेरी आवाज़ और मेरी प्रेजेंटेशन में। तो बस। और आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि वैरायटी इतनी है कि प्योर क्लासिकल संगीत के साथ कजरी, ठुमरी, चैती, टप्पा, दादरा, सबका मिश्रण बनारस घराने में है। तो ये अपने आप में कितना अलग है। अरे रामा रिम झिम से, हाँ देखिए कजरी, आपको लगेगा कि बारिश, पहली बारिश में कितना एक माहौल क्रिएट होता है जी। और वहीं पे अगर महफिली दादरा गाएंगे उसका भाव अलग हो जाता है। मार डारा, क्या बात है मार डारा, नजरिया मिलाए के रे मार डारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप अपने इस घराने को और भी विस्तार देने के लिए अपनी तरफ से आपने बताया कि आप हज़ारों शिष्यों को आप तालीम दे रही हैं, जुड़ी हुई हैं, उनसे इंटरेक्शन करती हैं। हाँ, उससे जुड़ रही हूँ, उसको संगीत से परिचय करा रही हूँ। देखिए गाना बजाना, गाना तो दूर की बात है, सुनने के लिए भी संगीत से परिचय होना बहुत ज़रूरी है। परिचय जी, तो वही काम मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। मतलब आप भले ही आपको संगीत का ज्ञान नहीं है, लेकिन आप रोज़ाना एक बंदिश सुन रहे हैं या छोड़ा ख्याल सुन रहे हैं, तो आप उसमें ढल जाते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आपकी यात्रा के कुछ खास पड़ावों के बारे में हम जानना चाहते हैं जो आपने तय किए हैं। खास से आप कौन कौन सी यात्राएं आपने संगीत की हैं जो आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं? हर यात्रा नया लगता है, लेकिन जब हम बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ संसद में जुगलबंदी किए थे, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके पहले नेहरू सेंटर में उनके साथ जुगलबंदी किया था, वो भी एक अद्भुत उपलब्धि। और बाबा ब्लैक टोपी पहनकर मेरे साथ बजा रहे थे और पॉकेट में सब ब्लैक टोपी लाए थे या पहन के आए थे सफ़ेद टोपी, कि उनको दिखाना था कि मैं मेरी बेटी के साथ दिल से बजा रहा हूँ। काला टोपी उन्होंने पहले से बता दिया था कि मैं दिल से बजाऊंगा तुम्हारे साथ जी। तो ये सब कभी भुलाया नहीं जाएगा। और कुछ खास समारोहों का भी जिक्र करिए हमारे श्रोताओं से जिनमें आपने मंचों को साझा किया है। एक बार NCPA में मैं गा रही थी और एक कमांडर, मकरंद आपरे उसका नाम है, वो आया और आके बोला कि बिहाक सुनाइए। वो कजरी महोत्सव था, तो मैं उसके कहने से गाई। जब वो मैं स्टेज से उतरी तो फूट फूट के रोने लगा नीचे बैठकर और बोला कि यू आर माई गॉड, लास्ट 12 ईयर्स यू आर माई गॉड। तो मैंने पूछा कैसे? बोला कि उसको पैरालिटिक अटैक हो गया था, डॉक्टर ने कहा था, वो पानी के नीचे रहने से, और वो टेम्परेचर बहुत ये होता है ना, मैंने 49 टेम्परेचर में पानी के नीचे, उसके कुछ ऐसा हो गया था, उसको पैरालिटिक अटैक। और डॉक्टर ने कहा था कि अच्छा शायद ठीक नहीं हो पाएंगे। तो वो डिप्रेशन में आ गया था और उस रेडियो से मेरा बिहाक सुना, मेरा और खान साहब का जुगलबंदी, और वो डिप्रेशन से बाहर आ गया। और फिर CD खरीद के उसको रोज़ 10 बार 15 20 100 बार सुनते एक दिन खड़ा हो गया। फिर कान में वॉकमैन लगा के वो वॉक करते करते वो एकदम ठीक हो गया। तो ये एक मेरी ज़िंदगी की बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संगीत में ये ताकत है। बिल्कुल, संगीत में ये ताकत है। और अब इसी ताकत को समझते हुए चिकित्सा जगत में भी संगीत का इस्तेमाल किया जाने लगा है। संगीत के माध्यम से लोगों का उपचार किया जा रहा है। वार्ड में भी संगीत की धुनें चलती रहती हैं, तो ये भी अपने आप में ख़ास बात है। बिल्कुल। अभी तो संगीत का असर तो आप देखिए, आप जो सुनते हैं, आप तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी, उनके गाना सुनकर जंगल के पशु पक्षी वशीभूत होते थे। वही तो सच है। तो हम लोग क्यों नहीं इसका क्यों नहीं कर सकते हैं जी। तो इस पर हम बहुत सोचते हैं कि आज
क्या है कि लोग क्लासिकल सुनना ही नहीं चाहते हैं। जी। हमें बोलते कि हमें समझ में नहीं आता है, तो क्या फिल्म सॉन्ग कैसे समझ में आती है? तो ये क्यों नहीं, इसका मतलब असर नहीं दे पा रहे हम। तो उस पर बहुत सोचना पड़ेगा। समय बदलता जा रहा है और बदलते हुए समय को सोचते हुए कि विरासत को हम कैसे बचाएं। जी। जैसे जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर छोड़ना पड़ता है ना, नया शरीर लेते हैं। तो उसी तरह से हमें शरीर को बदलना पड़ेगा। हम विदेशी अरेंजमेंट लेंगे, उसको ग्रामर से उठकर आगे बढ़ेंगे, जो ग्रामर के पड़े जो रस भाव है वहाँ तक आएंगे। अगर वहाँ तक पहुँचेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। और आपने समय के बदलाव की बात की और आपने ये भी कहा कि फिल्म संगीत तो लोगों को याद हो जाता है, लेकिन क्लासिकल क्यों नहीं याद होता है। और तो इसका मतलब ये है कि हमें, जैसे कि आजकल रियलिटी शोज़ का ज़माना है तो उसमें सब फिल्मी गा रहे हैं, तो आपको ये भी लगता होगा ना कि एक रियलिटी शो ऐसा होना चाहिए जिसमें शास्त्रीय संगीत की बंदिशें गाई जाएँ। हाँ, शास्त्रीय संगीत की बंदिशें गाई जाए, रागों के विषय में बताया जाए, फिर तुम अब बाद में लास्ट में फिल्म सॉन्ग गाओ, जी। उसी राग में गाओ। तो ये भी एक सुखद संयोग होगा। हाँ 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 हाँ। आकाशवाणी के बारे में हम बात कर लेते हैं। आकाशवाणी लगातार शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करने के लिए लंबे समय से अपना योगदान देती आ रही है। आप जैसे कलाकारों ने इसको और भी समृद्ध किया है, तो इसकी महत्ता को लेकर क्या कहती हैं? देखिए, मैं बार बार कहती हूँ और आज भी कहूँगी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में, खास करके भोपाल, इंदौर में, उज्जैन में कला संस्कृति की रक्षा हो रही है, यहाँ लोग संस्कृत श्लोक सुनना चाहते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है शुक्ला जी, उन्होंने कल मुझे कहा कि हमें श्लोक सुनाइएगा। ये बहुत रेयर जगह पे सुनना और रिक्वेस्ट आती है। हाँ, तो मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ जिस तरह से कला संस्कृति को संरक्षण की जाती है वो लगातार ऐसा ही रहे। ये शहर, ये प्रदेश न बदले। वाह वाह, बिल्कुल सही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें सोमा जी आपसे हुई हमारी। और लेकिन अब बातचीत को ख़त्म करने से पहले हम चाहेंगे कि जब इतनी बड़ी महान गायिका हमारे सामने बैठी हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी इस कार्यक्रम के अंत में कुछ वानगी हो जाए आपकी। कुछ कौन सी बंदिश हमारे श्रोताओं को सुना रही हैं आप? मैं समझती हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर संस्कृति क्यों इतना बरकरार है, क्योंकि माँ नर्मदा यहाँ कल कल सूर से बहती है। और ये माँ नर्मदा के गोद में ही हमारा मध्य प्रदेश खेल रही है जैसे लगता है। तो मैं माँ को स्तुति करना चाहती कि माँ ऐसे ही खिलखिलाती रहे, तभी तो संस्कृति बचेगी। बिल्कुल, स्वागत है। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम दिशत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ नर्मदे की स्तुति आपने की। और एक प्रस्तुति और हो जाए जो आपका बनारस घराने की जो खूबसूरती है उसको बयां करती है। तो है देखे बिना मोहे नाही चैन, पिया का है तुम डगर चलत मोरी रोकत डगरिया। तुहे देखे बिना मोहे नाही चैन, नाही 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 चैन। क्या बात। तुहे देखे बिना मोहे नाही चैन। वाह वाह सोमा जी, हमारा मन नहीं भरा है अभी भी। एक और वानगी हो जाए कुछ बढ़िया सी। आजा सबरिया सबरिया तो है गरबा गरबा लगा लूं रस के भरे तोरने। ये थी ठुमरी बनारस की। बहुत सुंदर, बहुत नरवी से समापन किया। जी जी, आनंद आ गया सोमा जी आपसे बातचीत करके। और हम आशा करते हैं कि आपका जो संगीत का क्षेत्र है वो ऐसे ही उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा और आप लगातार हमारे नए नए विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी देती रहेंगी। इतना जो समय दिया आपने उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं बार बार आपसे जुड़ने की इच्छा रखूँगी।